हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेड एजुकेशन में। दोस्तों आज है 8 मई और 8 मई को मनाया जाता है रेड क्रॉस दिवस, विश्व रेड क्रॉस दिवस या कहें वर्ल्ड रेड क्रिसेंट डे। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट डे होता है। 8 मई की करंट अफेयर को हम लोग आज की वीडियो में बहुत ही अच्छे से डिटेल के साथ समझेंगे। वीडियो अगर पसंद आएगी तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। शुरुआत करेंगे अपने वही पुराने सेगमेंट रिवीजन से। कल का रिवीजन करेंगे फिर आज की तरफ बढ़ेंगे। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था विश्व एथलेटिक दिवस मनाया गया 7 मई को। इसके अलावा भारत का पहला स्वदेशी बॉम्बर यूएवी ये बेंगलुरु कर्नाटक में लॉन्च किया गया है। इसके अलावा दुनिया की पहली सीएनजी से चलने वाली बाइक बजाज ऑटो लॉन्च करने वाली है। भारत द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव देखने के लिए 23 देशों के प्रतिनिधियों को इन्वाइट किया गया है। आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप का ऑफिशियल एंथम आउट ऑफ दिस वर्ल्ड तैयार किया गया है सीन पाल और सोका के द्वारा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन कमेटी में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण दिया गया है सीटों का। पेटीएम मनी लिमिटेड के सीईओ बना दिए गए हैं राकेश सिंह। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं संजीव नौटियाल। और मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब जीत लिया है लैंडो नॉरिस ने। वहीं 36वां ला लीगा का खिताब जीता रियल मैड्रिड ने। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया क्विकली रिवीजन। अब हम लोग बात करेंगे आज की करंट अफेयर की, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, इसकी पीडीएफ चाहिए अगर आपको या फिर इसकी क्विज चाहिए तो ये मिल जाएगी आपको एमजेटी ऐप पर। एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से, वहां से आप इन चीजों को प्राप्त कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। पहला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया गया? तो विश्व अस्थमा दिवस दोस्तों ये 7 मई को इस बार मनाया गया। एक्चुअली में ये मनाया जाता है मई मंथ के फर्स्ट ट्यूसडे को। फर्स्ट ट्यूसडे जो है वो इस बार पड़ा था कब? 7 मई को। इसलिए इस बार 7 मई को मनाया गया वर्ल्ड अस्थमा डे। अस्थमा जो है ये सांस से संबंधित एक बीमारी होती है और इसमें सांस लेने में तकलीफ होती है रोगियों को। तो इसके प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और WHO की एक रिपोर्ट भी आई थी, इसमें बताया गया था कि 2019 भर में दुनिया में करीब 4.5 लोगों की अस्थमा के कारण से मौत हुई थी। ये 2019 का डाटा है, मतलब जब कोविड नहीं आया था। कोविड के बाद तो और भी हालत खराब हो गई। थीम इसकी है इस बार अस्थमा एजुकेशन एम्पावर्स। क्या है? अस्थमा एजुकेशन एम्पावर। और 1998 से ये दिवस मनाया जा रहा है। तो ध्यान रखना, मई महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। इस बार पड़ा था 7 मई, इसलिए इस बार 7 मई को मनाया गया। और ये देखिए इस महीने के अभी तक महत्वपूर्ण दिवस कल हम लोगों ने रिवीजन किया था। आज आगे बढ़ेंगे। हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स अपने कौन से अंतरिक्ष मिशन के लिए गई हुई हैं? तो देखिए सुनीता विलियम्स एक्चुअली में ये अपने तीसरे अंतरिक्ष मिशन के लिए लॉन्च होने ही वाली थी, लेकिन ऐन वक्त पर अंतिम समय पर इनका मिशन टाल दिया गया। कल मैंने इस पर आपको एक वीडियो भी दी हुई थी कि सुनीता विलियम्स के यान में कुछ खराबी आ गई थी जिसकी वजह से मिशन टला। ये मिशन क्या है, इस मिशन के जरिए क्या करना चाहती हैं सुनीता विलियम्स और इनको क्यों भेजा जा रहा है, ये पूरा डिटेल में कल मैंने ये वीडियो बना करके आपको दी थी। देखो जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक होती है उसमें मैं आपको डिटेल में चर्चा करके बताता हूँ क्या कुछ चीजें हैं, तो वो आप जरूर देखा करो। तो कल इसकी वीडियो आई थी, आप जा करके देखिएगा, काफी कुछ जानकारी आपको मिलेगी। तो इसमें बेसिकली 2 लोग जा रहे हैं अंतरिक्ष मिशन में, ठीक है ना। एक तो सुनीता विलियम्स हैं और एक विल्मोर हैं, ठीक है ना, जो आपको इनके साथ में दिख रहे हैं, बुच विल्मोर। तो दोनों ही जाएंगे, दोनों ही काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। और कल की वीडियो आप देखोगे तो आपको पता ही चल जाएगा दोनों के बाकी के प्रोग्राम्स के बारे में इससे पहले के। सुनीता विलियम्स की बात करें अगर, तो ये 300 से ज्यादा दिन गुजार चुकी हैं ऑलरेडी अंतरिक्ष स्टेशन पर। ये फिलहाल के लिए 1-2 दिनों के लिए मिशन टल गया है, लेकिन ये मिशन तो जाएगा ही, आज नहीं तो कल ये जाएगा। तो 7 मई को लॉन्च होना था, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि 10 मई के आसपास में ये लॉन्च किया जाएगा। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि ये बोइंग का स्टार लाइनर है, अंतरिक्ष यान का नाम है स्टार लाइनर, ये बात ध्यान रखना। इसी को लेकर के सबसे ज्यादा चर्चा है, क्योंकि बोइंग का स्टार लाइनर पहली बार जा रहा है इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर। तो इसे एटलस 5 रॉकेट के जरिए भेजा जा रहा है। तो ये दोनों लोग जा रहे हैं अंतरिक्ष स्टेशन। अंतरिक्ष स्टेशन की बात करें अगर, तो 1998 में कई देशों ने मिलकर के इसे लॉन्च किया था। 2031 तक इसे गिरा भी दिया जाएगा प्रशांत महासागर में। ये अंतरिक्ष में 400 किलोमीटर ऊंचाई पर पृथ्वी से स्थित एक स्टेशन है, एक ठहराव है, जहां से जाकर के लोग स्पेस में रिसर्च वगैरह किया करते हैं। अगला देखते हैं, हाल ही में कहां का 12 वर्षीय बच्चा कंड्रिक कॉर्मर ये नव स्वीकृत सिकल सेल थेरेपी प्राप्त करने वाला विश्व का पहला व्यक्ति बना?
तो दोस्तों अभी वाशिंगटन डीसी में अमेरिका में एक 12 वर्षीय बच्चा है कॉड्रिक कॉमर। ये एक सिकल सेल थेरेपी प्राप्त किया है और ये एक नई तरीके की सिकल सेल थेरेपी इसको दिया गया है और ये ऐसा प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला बच्चा बन गया है। ये आपको ये दिख रहा है, 12 साल है इसकी उम्र। इस बच्चे का नाम है कैड्रिक कॉमर। तो कैड्रिक कॉमर जो है ये सिकल सेल रोग के लिए लाइसेंस प्राप्त एक जीन थेरेपी प्राप्त कर रहे हैं। और जीन थेरेपी मतलब कि इनका उपचार किया जा रहा है एक प्रकार से, एक नए तरीके से। ये पूरी प्रक्रिया में 70 से 105 दिन लगेंगे। अभी 2 कंपनियां मिल करके इस सिकल सेल रोग से पीड़ित लोगों को जीन थेरेपी के लिए काम कर रही हैं। अगर हम लोग सिकल सेल एनीमिया की बात करें तो सिकल सेल तो एक आनुवांशिक विकार होता है। विकार मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, विकार मतलब होता है कमी, ठीक है ना। विकार और रोग में अंतर होता है। रोग होता है कि जैसे आपको कोई बीमारी हुई, कोई रोग हुआ, कुछ समय के लिए हुआ, उसके बाद वो ठीक हो गया, तो वो रोग हुआ। तो रोग तो उपचार है और उसका इलाज संभव है काफी हद तक। लेकिन विकार जो होता है वो कई बार क्या होता है, विकार मतलब समझो एक प्रकार से कमी, ठीक है ना। तो वो कई बार क्या होता है, अनुवांशिक तौर पर रिपीट होता रहता है। आपके माता पिता में वो विकार था, फिर आपके अंदर वो विकार आया, आपके बच्चों के अंदर वो विकार जाएगा, ये संभावना रहती है। कई कई बार वो चीजें रुक जाती हैं, कई कई बार वो चीजें कंटिन्यू रहती हैं। तो ये भी एक अनुवांशिक विकार है, ये कमी है। जैसे मैंने आपको हीमोफीलिया के बारे में बताया था, ऐसे ये सिकल सेल है। इसमें क्या होता है, आरबीसी की कमी आ जाती है। आरबीसी जो होती हैं वो हंसिया के आकार में बन जाती हैं और उसके बाद वो नष्ट होने लगती हैं जल्दी जल्दी। तो इससे आरबीसी में कमी आने लगती है और इससे नसों में खून का बहाव भी रुकने लगता है और फिर वहां पर दर्द होता है, तकलीफ होती है। तो इसी को बेसिकली थेरेपी के जरिए ये ठीक करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें ये विश्व का पहला बच्चा बन गया है कॉड्रिक कॉमर। क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अप्रैल की ई बुक आ चुकी है। ये ई बुक फॉर्मेट में होती है। देखो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर इसको बुक में ले आइए। बुक में लाने से बड़ी दिक्कत हो जाती है, इशू आ जाता है, क्योंकि अभी देखो अपनी ऑफलाइन मार्केट तो बनी नहीं है, उसको बनाने में टाइम लगता है, ऑनलाइन ही जाता है। तो ऑनलाइन में क्या होता है कि ये 20 रुपए की ई बुक आपको जो मिल जा रही है ना, उसमें डिलीवरी चार्ज वगैरह लगा करके फालतू में आपका 80-90 रुपए एक्स्ट्रा जुड़ करके 120-130 में आएगा। तो इससे क्या मतलब, आप एक महीने का कंटेंट पढ़ रहे हो तो 20 रुपए में आराम से आप ई बुक ले लो। अगर आपको मान लो ई बुक से पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो ये A4 साइज में होता है, आप इसका जाकर प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, ठीक है ना। कुछ लगभग 80 पेजेस के होते हैं। तो आप इसका समझ लो अगर एक पेज में 2 बार करोगे तो 40 रुपए के आसपास में आपका हो जाएगा, फोटोकॉपी अगर निकलवा लोगे तो वो ज्यादा इजी पड़ेगा आई थिंक, ठीक है। क्योंकि यहाँ से अगर मैं डिलीवर करवाऊंगा, अमेजन चार्ज वगैरह, उसके बाद डिलीवरी चार्ज ऐड होकर के 120-30 रुपए तक पहुंच जाएगा। तो वो कोई मतलब होगा नहीं। आप इसको 20 रुपए में प्राप्त कर सकते हो यहाँ से, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप करने के बाद आपको QR कोड दिया जाएगा, उस पर पेमेंट करके आप तुरंत ही व्हाट्सएप पर ये PDF फॉर्मेट में ई बुक प्राप्त कर सकते हो। हाँ, अपने जो बुक आती है वो ईयरली आती है। ईयरली बुक अगर आपको लेना है तो वो अवेलेबल है अमेजन पर। आप जा करके MJT एजुकेशन बुक लिख करके सर्च कर सकते हो और उसे ऑर्डर कर सकते हो। तो वो बुक जो है वो आपको 145 में आसपास में शायद अभी मिल जाएगी। तो उसको आप ऑर्डर करोगे तो वो पूरा आपका समझ लो कि साल भर का कंटेंट आपको मिल जाएगा 2023 का। तो वो लेना है तो वो आप अमेजन से जाकर ऑर्डर कर लो। ये मंथली वाला जो है ना, इसको ई बुक में ही रहने देते हैं, ये ज्यादा सही है। हाल ही में जोस राउल मुलिनो ने कहाँ के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। तो जोस राउल मुलिनो जो है ये दोस्तों पनामा के राष्ट्रपति का चुनाव जीत चुके हैं। ये हैं जोस राउल मुलिनो। तो ये नए राष्ट्रपति होंगे। ये इससे पहले दोस्तों वहां पर रक्षा मंत्री रह चुके हैं और अब वहां के नए राष्ट्रपति होंगे। वोटिंग हुई, वोटिंग में 35% वोट ये हासिल किए, बाकी जो प्रतिद्वंदी थे वो सब वोटिंग में हिस्सा लिए थे। लेकिन खास बात यह है ना कि इनके जो पूर्व राष्ट्रपति थे पनामा के, वो थे रिकार्डो मार्टिनेली। ये मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में दोषी पाए गए। उसके बाद 10 साल की जेल गए। 10 साल की जेल के बाद सजा पाए, फिर वहां से भाग गए और भागने के बाद ये जाकर निकारागुआ के दूतावास में राजनीतिक शरण ले ली। फिलहाल हम लोग चलते हैं वर्ल्ड मैप में, देखते हैं पनामा है कहां पर, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो वर्ल्ड मैप में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से आप आओ दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट की तरफ। तो अगर आप वेस्ट साइड से आना चाहोगे तो इधर अफ्रीका वगैरह को पार करते हुए
इधर पहुंचोगे तो ये है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट और ये है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। इसमें आप देखिए यहाँ पर 13 देशों से मिलकर बना है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। बीच में एक छोटा सा देश है पनामा, ठीक है ना। ये पनामा जो है ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। क्यों? क्योंकि इसके बीच में ना, इसके बीच में एक पास है, समझ लो, एक पास है जो बनाया गया है जो कनेक्ट करता है। देखिए ये जो पास है ये कनेक्ट करता है कहां से कहां तक, ये कनेक्ट करता है आपका अटलांटिक ओशियन को इधर ये पैसिफिक ओशियन से। मतलब ये समझो इधर से इधर को मतलब क्रॉस कराने में मदद करता है। ये मैप में आपको बहुत पतली रेखा दिख रही है लेकिन बाकायदे कार्गो जहाज वगैरह शिप वगैरह यहाँ से जाते हैं। तो कैरेबियन सी से ये इधर की तरफ पास कराता है जिससे आसानी से जो है वो व्यापार हो पाता है इन देशों का इस तरफ की तरफ, ठीक है ना। तो पनामा बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ठीक वैसे ही जैसे यहाँ पर मैंने आपको सुएज नहर के बारे में बताया हुआ है कि सुएज कनाल यहाँ पर बनाई गई जिससे सुएज नहर के जरिए यहाँ पर व्यापार हो पाता है, ठीक है। तो ऐसे ही वहां पर पनामा भी है। अच्छा, पनामा की अगर राजधानी की हम लोग बात करें तो पनामा की राजधानी पनामा सिटी होती है, पनामा सिटी होती है। और यहाँ की मुद्रा US डॉलर भी होती है और एक और मुद्रा यहाँ पर होता है बलबोआ। क्या है? बलबोआ यहाँ की मुद्रा मानी जाती है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला है हाल ही में किस राज्य के अजरक को GI टैग दिया गया है? तो ये अजरक है, अदरक मत समझना। अजरक जो है अभी हाल ही में गुजरात के अजरक को GI टैग दिया गया है। ये अजरक बेसिकली एक क्राफ्ट है, ठीक है ना। अजरक एक प्रिंटिंग का एक तरीका है और ये कच्छ में बहुत ज्यादा फेमस होता है, बहुत ज्यादा पॉपुलर होता है, यूनिक है। तो ये कपड़ा शिल्प है एक, बेसिकली गुजरात के सांस्कृतिक टेपेस्ट्री में एक बहुत ही अच्छा स्थान रखता है। तो इसको विशेष रूप से सिंधी लोग जो होते हैं, बाड़मेर के लोग या कच्छ के क्षेत्रों में, इनको ये काफी समय से इसको बनाते आए हैं इस शिल्प को। तो इसी को अभी GI टैग दिया गया है। GI टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, ये बेसिकली किसी प्रोडक्ट को दिया जाता है उसकी ब्रांड वैल्यू और बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ उसकी एक यूनिक पहचान बनाने के लिए। तो यहाँ के कच्छ के, गुजरात के कच्छ के अजरक को GI टैग दिया जाना एक अपने आप में इसकी ब्रांडिंग को बढ़ावा देगा। तो ये हैंड ब्लॉक्ड प्रिंटिंग की एक कला है। अजरक का नाम अजरक से पड़ा है जिसका मतलब होता है नील, ठीक है। चलिए, तो गुजरात का ये है, इसे ध्यान रखना। और गुजरात की अगर बात करें हम लोग तो गुजरात आप देखिएगा मैप में यहाँ पर स्थित है। गांधीनगर इसकी राजधानी है। ये भारत का सबसे लंबा तटीय रेखा अपने पास रखता है, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पर गिर नेशनल पार्क है जहाँ पर एशियाई शेर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। वंसधर नेशनल पार्क है। इसके अलावा नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य है, कृष्ण राष्ट्रीय उद्यान है। गरबा यहाँ का बहुत ही प्रमुख, गरबा डांडिया यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य होता है। 33 जिले हैं। विधानसभा में 182 सीट, लोकसभा में 26 और राज्यसभा में 11 सीट यहाँ से जाती है। भूपेन पटेल CM है और आचार्य देवव्रत गवर्नर। कुछ और अगर GI टैग की बात करें, पिछले कुछ और GI टैग की, तो अभी देखिए उत्तर प्रदेश के 15 उत्पादों को GI टैग दिया गया था, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में GI टैग्स की संख्या 75 हो गई, जो कि अपने आप में सबसे ज्यादा है। त्रिपुरा में रिग्नाई पचरा कपड़ा और त्रिपुरेश्वरी मंदिर के पेड़ा को दिया गया GI टैग। माजुली जो कि असम में पड़ता है, असम में माजुली द्वीप का नाम भी आपने सुना ही होगा। यहाँ पर मास्क निर्माण और पांडुलिपि पेंटिंग को दिया गया GI टैग। गुजरात के कच्छी खरेक को और अयोध्या के बेसन के लड्डू को, उड़ीसा के रेड आंट चटनी को और उड़ीसा के ही लांजिया सौराचित्र और डोंगरिया कौनसाल को दिया गया GI टैग। वहीं अरुणाचल प्रदेश के हस्तनिर्मित कालीन और वांचो साड़ियों के वांचो लकड़ी के शिल्प को दिया गया GI टैग, ठीक है। अगला 2024 पुरुष AFC अंडर 23 का खिताब किस देश ने जीता? इसको जीत लिया है दोस्तों जापान ने। जापान ने अंडर 23 मतलब कि जो 23 वर्ष से कम उम्र के जो खिलाड़ी होते हैं उनका एक पुरुषों का AFC टूर्नामेंट जो होता है उसको जीत लिया है। ये एशियन कप है, समझ लो, एशिया में होना था, एशियन की कंट्रीज के बीच में। तो ये कतर में हुआ और इसको जीत लिया इन्होंने। किसको हराया? उज्बेकिस्तान को हरा करके जीता है इन्होंने और दूसरी बार इसे जीता है अंडर 23 का एशिया कप, ठीक है जी। इस बार का ये छठा संस्करण था जिसमें से 2 बार जापान ही जीत चुका है। 15 अप्रैल से 3 मई तक आयोजित हुआ, कतर में आयोजित हुआ। इसमें सबसे बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड पाए नेमातो। अगला, हाल ही में गुरुग्राम प्रशासन ने मतदाताओं का ध्यान आकर्षित करने के लिए किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो गुरुग्राम प्रशासन ने दोस्तों अभी यजुवेंद्र चहल को बनाया है अपना ब्रांड एम्बेसडर। यजुवेंद्र चहल आप जानते हो भारतीय टीम के ये एक बॉलर हैं, बहुत ही प्रतिष्ठित बॉलर। अभी हाल फिलहाल में इन्होंने IPL में 200 विकेट पूरा किए थे और 200 विकेट लेने वाले ये
आईपीएल के इकलौते बॉलर हैं और सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है आईपीएल में। तो फिलहाल के लिए ये तो राजस्थान रॉयल की टीम से अभी खेल रहे हैं। इनको गुरुग्राम की अभी प्रशासन के द्वारा एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, जिससे ये वोटिंग को बढ़ावा दे सके। ठीक है, क्योंकि अभी ये चर्चे में आए हुए हैं, तो इनकी ख्याति का यहाँ पर फायदा उठाएगी गुरुग्राम प्रशासन। इनके साथ साथ में एक नवीन पूनिया है जो कि देसी रॉक स्टार के एमडी हैं, तो ये गायक हैं बेसिकली, इनको भी बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, तो ये वोटर इन क्यू नाम का एक एप्लीकेशन भी लॉन्च किए हैं और इन दोनों को ब्रांड एम्बेसडर बनाए हैं। ये सब का उद्देश्य है वोटिंग में ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टिसिपेट कराना, ठीक है ना, जिससे ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो सके। आगे बढ़ते हैं, कुछ और ब्रांड एम्बेसडर देखना चाहो तो आप देख सकते हो। अभी यूनिसेफ इंडिया ने करीना कपूर खान को नेशनल एम्बेसडर बनाया। T20 वर्ल्ड कप का युवराज सिंह को बनाया गया है, SBI का MS धोनी को, और बाकी बोर्ड का रणवीर सिंह को बनाया गया है। फिट इंडिया मूवमेंट नरेंद्र कुमार यादव को बनाया गया है। आगे, हाल ही में मैड्रिड ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो मैड्रिड ओपन में महिला एकल का खिताब जीत लिया है दोस्तों इगा स्विएटेक ने। इगा स्विएटेक जो है पोलैंड की खिलाड़ी हैं और इन्होंने आर्याना सेबलेंका को हराया है और जीत लिया है ये मैड्रिड ओपन। मैड्रिड ओपन बेसिकली क्ले कोर्ट टूर्नामेंट है, यानी कि मिट्टी के मैदान पर खेला जाता है ये, और ये 23 अप्रैल से 5 मई तक आयोजित हुआ मैड्रिड स्पेन में। तो इसमें इन्होंने आर्याना सेबलेंका को हराया और पहली बार अपना ये मैड्रिड ओपन जीत लिया है। तो बेसिकली मैंने आपको बताया था कि महिलाओं वाला अगर होगा तो वो WTA कराएगा। WTA यानी विमेंस टेनिस एसोसिएशन। तो विमेंस टेनिस एसोसिएशन का ये 15वां संस्करण था और इसमें पुरुषों का जो हुआ वो ATP कराता है। ATP यानी एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। तो ATP वाला जो था यानी कि पुरुषों वाला, उसका 22वां संस्करण था। तो 22वां संस्करण जो ATP का हुआ उसको जीता एंड्री रूबलेव ने। ठीक है ना, यानी ये पुरुष एकल के विजेता है। तो अगर पूछा जाए मैड्रिड ओपन ATP का खिताब किसने जीता, तब आप समझ जाओगे ऑटोमेटिक पुरुष एकल की बात हो रही, तो एंडी रूबलेव की बात करेंगे। अगर पूछा जाएगा मैड्रिड ओपन WTA का खिताब किसने जीता, तो आप ऑटोमेटिक समझ जाना कि महिला का एकल का बात हो रहा है, विमेन सिंगल की बात हो रही है। तो किसने जीता? इगा स्विएटेक ने। समझ में आई बात? दोनों ही एक ही संस्था के द्वारा कराए जाता है टूर्नामेंट। अगला, जैसे बैडमिंटन मैंने आपको थॉमस कप और उबेर कप बताया था, ऐसे ही टेनिस में ये WTA और ATP होता है। हाल ही में किसे खोजी रिपोर्टिंग के लिए 2024 का पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है 2024 के लिए। पुलित्जर पुरस्कार आप सबको मालूम होना चाहिए, पत्रकारिता के क्षेत्र का ये सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। तो इसमें अभी खोजी पत्रकारिता के लिए हन्ना ड्रेयर को दिया गया है पुलित्जर पुरस्कार। बेसिकली इसमें कई कैटेगरीज में अवार्ड दिए जाते हैं और कई कैटेगरीज में जो खोजी पत्रकारिता के लिए दिया गया वो द न्यूयॉर्क टाइम्स की हन्ना ड्रेयर को दिया गया। अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स के स्टाफ को दिया गया। ब्रेकिंग न्यूज फोटोग्राफी के लिए राइटर्स समाचार एजेंसी का फोटोग्राफी स्टाफ को दिया गया है। राइटर्स ये भी एक समाचार एजेंसी है। तो बेसिकली इस बार इन सबको दिया गया। और भी बहुत सारी कैटेगरी हैं लेकिन उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, और मैक्सिमम इसमें हर बार आप देखोगे न्यूयॉर्क टाइम्स को ही मैक्सिमम अवार्ड जाते हैं। पुलित्जर पुरस्कार जो है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है और एक होता है प्रित्जकर, ये दिया जाता है वास्तुकला के क्षेत्र में। ये दोनों पॉइंट याद रखना, वास्तुकला वाला भी पूछा जाएगा और ये पुलित्जर वाला भी पूछा जाएगा। ठीक है, अगला, यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने किस AI संचालित डिजिटल प्रवक्ता लॉन्च किया? तो दोस्तों विदेश मंत्रालय के लिए अभी AI संचालित, AI ऑपरेटेड डिजिटल प्रवक्ता लॉन्च किया है यूक्रेन ने। नाम है उसका विक्टोरिया सी। विक्टोरिया सी से पहले आपने सना और लीसा का नाम सुना। मैंने आपको बताया था सना जो है ये इंडिया टुडे ने लॉन्च किया था और इसने अभी ग्लोबल मीडिया अवार्ड भी जीता हुआ है। लीसा जो है ये ओडिया टीवी ने लॉन्च किया था। ये दोनों तो भारत में लॉन्च हुए, लेकिन अभी विक्टोरिया सी जो लॉन्च हुआ है ना, ये विदेश मंत्रालय का राष्ट्रीय प्रवक्ता है। अब देखो विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता अभी तक तो कोई नहीं लॉन्च हुआ, AI ऑपरेटेड। तो ये AI ऑपरेटेड विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता है यूक्रेन का। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है। तो ये है वर्ल्ड फर्स्ट AI गवर्नमेंट स्पोक पर्सन, मतलब गवर्नमेंट की स्पोक पर्सन है। अभी तक आपने मीडिया हाउसेज वगैरह का देखा था। तो इसको यूक्रेन ने लॉन्च किया है, नाम है इनका विक्टोरिया सी। और दूसरी बात यह है कि गलत सूचना न फैल जाए, इनके द्वारा कोई गलत चीज न जाए या फिर लोगों में ट्रस्ट हो पाए इनकी बातों को, कोई
ऐसा ना हो कि इनका एक प्रोटोटाइप बना करके वो भी इनके नाम से लॉन्च करना शुरू कर दे। इसके लिए ये जो भी चीज बयान देंगी तो उनके बयानों की प्रमाणिकता के लिए साथ साथ में एक एक QR कोड बन करके आएगा, जिसको लोग स्कैन करके इस खबर की या कहें ये जो भी स्पीच दे रही होंगी प्रवक्ता के रूप में, उसको लोग सत्यापित भी कर पाएंगे, अप्रूव भी कर पाएंगे, वेरीफाई भी कर पाएंगे। ठीक है ना। तो ये विक्टोरिया सी लॉन्च किया गया यूक्रेन के द्वारा। अब चलो यूक्रेन भी देख लेते हैं कहाँ पर है वर्ल्ड मैप में। तो आप अगेन देखोगे वर्ल्ड मैप में, ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से आपको आना है इस बार ऊपर की तरफ, एशिया में ही ऊपर की तरफ आओगे तो यहाँ पर आपको बड़ा सा दिख जाएगा रूस, और छोटा सा इधर दिखेगा यूक्रेन। रूस की तुलना में छोटा है, वैसे तो यूरोपीय देशों में बहुत बड़ा देश माना जाता है। तो यहाँ पर आप देखोगे ये यूक्रेन है और ये है इसकी राजधानी कीव। ये एरिया जो है ये इतना तो लगभग कब्जा कर लिया है रूस ने। अभी अभी रसिया यूक्रेन वार चल ही रहा है और 2 साल से ज्यादा भी हो गए हैं, लेकिन यूक्रेन की राजधानी इधर कीव है, ये बात याद रखना। व्लादिमीर जेलेंस्की जो हैं ये यहाँ के दोस्तों प्रेसिडेंट हैं, और यहाँ की मुद्रा होती है यूक्रेनियन हर्वेनिया। क्या होती है? यूक्रेनियन हर्वेनिया जो है यहाँ की करेंसी होती है। क्लियर है ना। चलिए, तो ये थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस आज के दिन से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और हाँ, अगर आपको ई बुक चाहिए तो अप्रैल की ई बुक आ चुकी है, और भी बाकी महीनों की भी इससे पहले की अवेलेबल है। आप लास्ट 3 मंथ की या फिर कोई और महीने की चाहते हो या लास्ट 6 मंथ की चाहते हो, वो सब अवेलेबल है MZT ऐप पर। आप जा करके चुन करके सिलेक्ट करके आप प्राप्त कर सकते हो। सिंपली अभी पेमेंट गेटवे नहीं चल रहा है तो आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है, जिसके जरिए आप ई बुक प्राप्त कर सकते हो। ठीक है ना। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अलग अलग आती है, तो आप सबका लाभ उठा सकते हो। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, नेपाल ने भारत के कब्जे वाले किस क्षेत्र को अपने 100 रुपए के नोट पर दिखाया है? तो दोस्तों काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा, इन तीनों क्षेत्रों को दिखाया है इसने अपने 100 रुपए के नोट पर। इस पर मैंने वीडियो बना दी है, और वो वीडियो जो है भारत में ना चल करके नेपाल में चल गई है, जिसमें नेपाल वाले हमको उल्टा सीधा खूब बोल रहे हैं कि तुम भारत वाले ऐसे हो, तुम भारत वाले कब्जा करके बैठे हो, वो नेपाल की जमीन है। फिलहाल आप लोग भी जाइए वो वीडियो देखिए, और उस वीडियो में अच्छे से समझाया गया है वो जो 3 क्षेत्र हैं कौन से हैं। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2014 का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये अमेरिका और वेस्ट इंडीज में आयोजित किया जाएगा। आज आपको क्या बताना है? प्रसिद्ध खिताब उबेर कप का संबंध किस खेल से है? तो दूसरा क्वेश्चन है, इंडियन सुपर लीग 2023-24 में गोल्डन ग्लोब्स का अवार्ड किसने जीता है? तो ये बताइएगा जरूर दोनों क्वेश्चन का आंसर। बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी PDF वगैरह टेलीग्राम पर मिल जाएगी। व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कीजिए डेली वन लाइनर के लिए, और बाकी MZT ऐप इंस्टॉल कीजिए इसके क्विज के लिए। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।